हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। और इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज जो इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। यस, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, लेकिन एग्जाम में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्वेश्चन एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मतलब हम कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, यानी कि कुछ इनोवेशन करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ नया करेंगे जिससे सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज हो जाए, सोसाइटी का भला हो जाए, उनकी वेलफेयर के लिए करेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जितनी भी होती है ना, उनका मकसद बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका मकसद है कि लोगों तक ये प्रोडक्ट या ये सर्विस अवेलेबल करवा दे ताकि इससे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। सोसाइटी के भले के लिए ये लोग काम करते हैं। इनका मेन गोल ऑब्जेक्टिव, जैसे एक बिजनेसमैन का मेन गोल जो होता है ना, ढेर सारा प्रॉफिट कमाना, अपने बिजनेस का एक्सपांसन करना और नए नए प्रोडक्ट्स जोड़ना, है ना, तो वो होता है। बट इनका ये नहीं होता। जितने भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका मेन मकसद होता है कि भी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इनोवेट कर दो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना दो, लोगों की ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, और यही उनका मेन गोल होता है। देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योर्स अप्लाइज बिजनेस मेथड। हाँ, ये बिजनेस मेथड अप्लाई करते हैं, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये बिल्कुल है, इनका पूरा बिजनेस मॉडल होता है, पूरा बिजनेस होता है, सेल होती है, परचेज होती है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, वो सेकेंडरी है। अच्छा, प्रॉफिट इसलिए कमाना है ताकि और उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके लोगों तक और ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल करवाई जा सके। देखो तो क्या है, अ सोशल एंटरप्राइजेस अप्लाइज बिजनेस मेथड to solve social or environmental problem with financial sustainability, not charity only। जैसे काफी सारे एनजीओ होते हैं चैरिटी पे चलते हैं, मतलब कोई डोनेशन देगा, चैरिटी देगा तो वो लोगों के लिए काम करेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे नहीं होती, वो चैरिटी पे डोनेशन पे डिपेंड होते ही नहीं। उनका बिजनेस मॉडल होता है कि प्रोडक्ट बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे लोगों के भले के लिए, जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम दूर हो जाए, और उसको बेचेंगे, सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे ताकि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रहे, यानी कि बिजनेस में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आए, लोगों का लंबे टाइम तक सोशल वेलफेयर यानी लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये बहुत ज्यादा नहीं कमाते, ये उतना कमाते हैं कि बस फाइनेंशियली वो सस्टेनेबल रहे, फाइनेंशियली उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, ठीक है जी। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी इसमें शामिल होती है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एनवायरमेंट के लिए भी काम करते हैं, तो वो एनवायरमेंट को भी साथ में ले लेते हैं। ओके जी, ठीक। अगला जो हमारा है वो है आपका, ये एग्जाम्पल्स है कुछ। अगला क्या एग्जाम्पल्स में देखिए आप, अरविंद आई केयर्स जो है, ये भी हाई वॉल्यूम है, मतलब ये बहुत लोगों की आंखों की जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए काम करता है। इनका टारगेट नहीं है कि बस इतना हमको इतने कस्टमर चाहिए उससे इतना पैसा कमाना है, वो नहीं है। हाई वॉल्यूम पे काम करता है। हाई वॉल्यूम मतलब हाई सेल्स नहीं, हाई वॉल्यूम मतलब हाई प्रॉफिट नहीं, हाई वॉल्यूम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस देना, लो कॉस्ट सर्जरी करना, जितनी कॉस्ट कम की जा सकती उतनी कम कर दो, ठीक है। और क्रॉस सब्सिडी मॉडल पे काम करती है, बहुत सारी इनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है जब ऐसे एनजीओ वगैरह चलते हैं। स्लैको है, ये सोलर लाइटिंग ऑफ ग्रिड हाउस होल्ड्स के लिए लगाती है, ठीक है, ताकि माइक्रो फाइनेंस से टाइप किए, छोटे मोटे जो लोन प्रोवाइड कराते हैं उनसे टाइप करके लोगों के घर के ऊपर जो है सोलर प्लांट लगा दिया, ठीक है। ओके, अक्षय पत्रा ये मिड डे मील्स के रूप में काम करती है, एफिशिएंट किचन अवेलेबल कराई जाते हैं, लॉजिस्टिक अवेलेबल कराई जाती है लोगों को। ओके, सोशल एंटरप्राइजेस वर्सेस एनजीओ वर्सेस सीएसआर, इन तीनों में अगर डिफरेंस समझ लोगे ना तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप बहुत कुछ लिख सकते हो। देखो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एनजीओ और सीएसआर। देखो, एनजीओ तो क्या होते हैं, एनजीओ पूरी तरीके से फंडेड होते हैं डोनर से, नॉन और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, ठीक है। ये पूरी तरीके से फंडेड होते हैं किससे, डोनर से, मतलब कोई डोनेट करेगा, इनको कोई चैरिटी देगा तो ये फिर फंक्शन कर पाएंगे। अगर डोनेशन चैरिटी आनी बंद हो गई तो ये भी बंद हो जाएंगे। ओके,
मिशन ड्रिवन होते हैं, मे नॉट सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और अधिकतर ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई सेल करे। फिर आता है सीएसआर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले एंटरप्राइजेस। ये क्या करते हैं, जो कंपनीज होती है, हमने पढ़ा भी था, ये कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज की, उनको अपने टर्नओवर का इतना % जो है खर्च करना पड़ता है सोशल वेलफेयर के लिए। तो ये ऐसे एंटरप्राइजेस ढूंढते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि कंपनीज जो है उनको वो पैसा दे देती है और वो फिर उस पैसे को लोगों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। तो ये भी डिपेंडेंट होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर यानी कि कंपनीज पर। कंपनी फंडेड सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैंडेटेड स्पेंड अंडर लॉ, कंपनीज एक्ट के अंदर इसके बारे में दे रखा है। तो दोनों के दोनों डिपेंडेंट है, एक डोनर्स पर है, एक कंपनीज पर है। सोशल एंटरप्राइजेस जो होती है ये अर्न करती है रेवेन्यू फ्रॉम बेनिफिशरीज, मार्केट, मिशन लॉट। ये कुछ बेचते हैं, कुछ सर्विस देते हैं, उसके बदले अर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन मकसद बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं, मकसद लोगों को लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट, फैसिलिटी, सर्विसेज अवेलेबल कराना है, वो भी अच्छी क्वालिटी। और सेल और प्रॉफिट इसलिए जरूरी है ताकि ये रेगुलर चलता रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, फाइनेंशियली फ्री रहे। ओके जी, ठीक। फीचर्स क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? मिशन फर्स्ट, इनका सबसे फर्स्ट मिशन होता है, उसी के लिए काम करते हैं, किसी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम करते हैं। इनोवेशन इन डिलीवरी, बिल्कुल न्यू मेथड्स ये अडॉप्ट करते रहते हैं, इनोवेशन करते हैं, इसीलिए तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोला, ठीक है। तो न्यू मॉडल्स वगैरह लेके आते हैं जिससे कॉस्ट कम हो, एसेस इंक्रीज हो, ठीक है। मोबाइल क्लिनिक जो है एक इसका एग्जांपल है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रहते हैं, बिल्कुल रेवेन्यू होता है इनका, सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है, कोई ग्रांट दे तो ले भी लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने ग्रांट या कोई डोनेशन नहीं दिया तो भी ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, स्टेक होल्डर इंक्लूजन होता है इनका, को डिजाइन विद कम्युनिटीज होते हैं ये। स्केलेबिलिटी होती है ना, बिल्कुल स्केलेबल होते हैं ये। रीप्लीकेबिलिटी भी होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है इनके पास एक्सपांसन करने के लिए। तो एक तरह से पूरा बिजनेस मॉडल की तरह ये काम करते हैं। इम्पैक्ट मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट को भी इम्पैक्ट करते हैं ये, लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं ये। क्वालिटीज क्या है सोशल एंटरप्रेन्योर्स की? तो एम्पैथी एंड एथिक्स पर काम करते हैं। एम्पैथी का मतलब हो गया सोसाइटी में उतरते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को फील करते हैं, अच्छा लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम करते हैं और पूरा एथिक्स पे काम करते हैं। कोई फ्रॉड वगैरह यहाँ होने के चांसेस नहीं होते हैं, अगर कोई होते हैं तो इसका मतलब फिर वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रह गया, वो बिजनेस के रूप में, प्योर बिजनेस या दूसरे रूप में काम कर रहा है, ठीक है। एम्पैथी और एथिक्स पे काम करते हैं। सिस्टम थिंकिंग होती है इनके पास में, रूट कोज इनके पास में होता है, और जुगाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे ऐसे इनोवेशन करते हैं ताकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो क्या आ जाए, कम आ जाए। पार्टनरशिप बिल्डिंग करते हैं, गवर्नमेंट, एनजीओज, डोनर्स और कम्युनिटीज के साथ में बहुत सारी पार्टनरशिप करते हैं ताकि इनको और हेल्प मिल सके। पेशेंस और रेजिलेंस भी होता है इनको, लंबा इनका गोल होता है, लंबे टाइम के लिए सोचते हैं। हाँ, थोड़ा सा इनका जो स्टेक होल्डर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इनकी ऑनरशिप थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल ओपन रिपोर्टिंग होती है ताकि हर कोई इनके ऊपर ट्रस्ट कर सके, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होगा? वही प्रोसेस होता है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का होता है ना, बस सेम वही प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो होगा। प्रॉब्लम डिस्कवरी करना, एम्पैथी वर्क, बस एम्पैथी यहाँ आ जाती है। प्रॉब्लम डिस्कवरी मतलब कोई लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिख गई, वहां पर प्रोडक्ट या सर्विस आपने बना के उनको दे दिया जिससे उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई। लेकिन यहाँ एम्पैथी भी आता है, मतलब वो फील भी करना है कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। डिफाइन थ्योरी ऑफ चेंज, इनपुट, एक्टिविटीज, आउटपुट, आउटकम, इंपैक्ट, ये सब कुछ चेंज किया जाता है। को क्रिएट सॉल्यूशन एंड प्रोटोटाइप, इसका मतलब होता है देखो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलकर के निकाला जाता है। प्रोटोटाइप मतलब ऐसा कुछ बनाया भी जाता है कि क्या इस प्रोडक्ट या इस सर्विस से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अगर हो जाती है तो फिर उसको पायलट या मेजर किया जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों या सर्विस को काफ़ी लोगों को यूज़ करवाया जाता है, उनका सेटिस्फेक्शन देखा जाता है, उसका आउटकम देखा जाता है, उसकी मेरिट्स वगैरह देखी जाती है, और फिर फाइनली डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल इस सॉल्यूशन के लिए फिट बैठ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूनिट इकोनॉमिक्स एंड फंडिंग मिक्स, कहाँ से पैसा आएगा, उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होगी, सब्सिडी कहाँ से आएगी, ग्रांट कहाँ से आएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा इन्वेस्टर का, वो सब कुछ जुगाड़ किया जाता है। उसके बाद पार्टनरशिप या कॉम्प्लायंस, यानी कि किस तरीके से आप काम करोगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। लोकल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, चाइल्ड सेफ्टी, डेटा प्राइवेसी वगैरह ये सब कुछ
जो है कंप्लाइंस जो भी गवर्नमेंट की होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो पूरा का पूरा जो कंप्लाइंसेज हैं वो पूरी की जाती है और उसके बाद उसको स्केल किया जाता है और नॉलेज जो है वो शेयर की जाती है ताकि ऐसे और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप खुले और वो लोगों को हेल्प करे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। वो है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होती है, एमएसएमईज बोला जाता है इनको। तो अगर एग्जाम में आ जाए भी एमएसएमईज क्या होती है एक्सप्लेन कीजिए, तो एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, एम मतलब मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि लार्ज से तीनों छोटी होती है, बिल्कुल छोटे लेवल की बिजनेसेस, स्मॉल उससे थोड़े बड़े, मीडियम उससे बड़े। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स देखने पड़ते हैं और टर्नओवर देखना पड़ता है। टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप या माइक्रो बिजनेसेस वो होते हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ या उससे कम है। इन्वेस्टमेंट कितना, 1 करोड़ या उससे कम है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस या माइक्रो बिजनेसेस के अंदर आते हैं। या फिर अच्छा या नहीं है और नहीं है, एंड है, दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है और जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर मतलब उनकी जो सेल्स है वो 5 करोड़ या उससे कम है, तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं। स्मॉल थोड़ा आगे आ जाएगा, ये 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे कम बन जाएगा और टर्नओवर जो है 5 है वो 50 करोड़ या उससे, दोनों के पीछे एक जीरो लग गया, आपको याद रहेगा, 1 का 10 हो गया, 5 का 50 करोड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हमारा मीडियम। मीडियम में क्या होगा, ये सीधा 50 हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ या उससे कम है। ठीक है, तो उस केस के अंदर ही 5-5 गुना बढ़ गया। देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50 और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 250 करोड़। ठीक है, तो पहले 1 करोड़ और 5 करोड़, फिर 10 करोड़ 50 करोड़, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 50 करोड़ और 250 करोड़। तो ये याद रखना, ये मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए। इससे ऊपर अगर कोई है तो वो लार्ज में चला जाता है। ठीक है, एमएसएमईज बहुत जरूरी होती है, कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और इंडिया के अंदर एमएसएमईज आपको ढेरों मिल जाएगी। ठीक है, और स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो फिर माइक्रो लेवल पे होता है, फिर स्मॉल लेवल पे होता है, फिर मीडियम लेवल पे जाता है, फिर लार्ज लेवल पे जाता है, फिर मल्टीनेशनल लेवल पे जाता है। ओके जी, इसके बाद में अगला है इंडिया के एमएसएमई सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर्स हो गए आपके, लेदर हो गए, है ना, ये कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग हो गए, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट हो गए, आईटी सर्विसेज, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड हॉस्पिटलिटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जहां एमएसएमई इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। रीजनल क्लस्टर भी होते हैं, जैसे त्रिपुरा के अंदर, मोरबी के अंदर, लुधियाना के अंदर, सूरत के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर, जयपुर के अंदर आपको रीजनल क्लस्टर्स भी मिल जाएंगे जो एमएसएमई में काम करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे जयपुर के अंदर जो है जेम्स और ज्वेलरी पे ज़्यादा काम होता है, फिरोजाबाद में ग्लास के ऊपर काम होता है, सूरत जो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, लुधियाना बाईसाइकिल इंडस्ट्री है। ओके जी, तो ये रीजनल वाइज भी आप देख सकते हैं। चैलेंजेस इनके सामने सबसे बड़ा आता है क्रेडिट, यानी कि लोन, पैसों का, फंड का, इनको आराम से अगर क्रेडिट मिल जाए, लोन मिल जाए तो ये और अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। टैक्स एब्सोलेंस भी है, अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे ये डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं होते, जिस वजह से इनका एक्सपांसन ज़्यादा नहीं होता है। मार्केट रीच भी इनकी ज़्यादा नहीं होती है। कंप्लायंसेस बर्डन होते हैं, लेट पेमेंट सिस्टम, यानी कि उधार गुड्स देते हैं लेकिन फिर पेमेंट रिकवरी में प्रॉब्लम इनको आती है। अपॉर्चुनिटीज इनके पास में ये है कि ये अपने आप को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पर डाल दें तो वहाँ पर ऑनलाइन सेल होती है, पूरा का पूरा पैसा उधारी होती नहीं है, तो यहाँ पर लेट पेमेंट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, है ना। यूपीआई वगैरह, ऑन डेंसी, इन पे जा सकते हैं वो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर वो शिफ्ट हो जाएंगे अगर वो ऑनलाइन कर दें। तो आज के टाइम में आप लोग भी किसी को जानते हो, आपकी फैमिली में या किसी को भी जो एमएसएमई के अंदर काम कर रहा है, तो उनको एक ही राय देना कि भैया आप ई कॉमर्स करो, ऑनलाइन चले जाओ, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना बहुत ईजी है, बहुत सारी कंपनीज आपको बना के दे देगी, सीधा डिलीवर किया, पेमेंट हाथों हाथ आया, एक रीच बढ़ जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है 2000 मैंने स्टार्ट किया था इसको 16 में, 16 से भी पहले, ठीक है, 2020 तक, 19-20 तक तो है मैंने इसको ऑफलाइन चलाया, तो आसपास के 5-10 किलोमीटर के बच्चे आते थे, और जैसे इसको मैं ऑनलाइन ले गया, पूरे इंडिया लेवल पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, हर जगह से स्टूडेंट तक रीच पहुंच गई, तो उनको अच्छी एजुकेशन जो है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिलने लग गई, यूट्यूब पे फ्री में मिलने लग गई। ओके, समझ गए ना आप, तो वो चीज़ है, तो ऑनलाइन जाने से रीच बढ़ जाती है, मार्केट एक्सपेंशन हो जाता है। ओके जी, तो ये बेनिफिट मिलता है, तो एमएसएमई में अगर कोई है तो उसको ये राय जरूर दे सकते हैं आप, तभी तो आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड हैं। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।